हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छा चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और हमारा जो टॉपिक है वो है ईथर चल रहा है बेटा। ठीक है, लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आपको बता दें हो तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन इसमें एक्चुअल में कुछ एक तो क्या 11th के कुछ टॉपिक मुझे समझाने पड़े। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिन क्लासें भी थोड़ी डिस्टर्ब रही। तो ईथर, हमने कल आपको ईथर के बारे में बताया। ईथर क्या है? इसमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है। ध्यान से देखें ये, और ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह अर्थात एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सम्मित और असम्मित दो प्रकार का ईथर होता है। सम्मित में क्या है कि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, ऑक्सीजन की दोनों जो संयोजकताएं हैं वो समान एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं। और असम्मित क्या होता है? ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नामकरण के बारे में पढ़ा हमने। नामकरण मैंने सबसे पहले सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति की बात की। तो रूढ़ पद्धति में सम्मित ईथर को डाइएल्किल ईथर कहा, और असम्मित ईथर का नामकरण कैसे किया? जो एल्किल समूह हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया, और अंत में क्या लगाया बेटा? ईथर लगाया। ठीक है, अब इसके बाद जो नामकरण है, दूसरी पद्धति जो है नामकरण की, वो है IUPAC पद्धति। IUPAC मेथड में जो ईथर है इसको एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। ध्यान से सुने आप, एल्कोक्सी एल्केन। इसका मतलब क्या है? आप देखिए कि यहां पर ईथर में एल्कोक्सी पूर्व लग्न के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये ईथर है तो इसमें एक समूह को हम क्या कहेंगे? एक समूह को हम क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। एक समूह को हम क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? एल्केन। ठीक है, अर्थात मैं आपसे बिल्कुल एक नॉर्मल बात करूं कि ईथर का जो नामकरण है, इसका जो क्रियात्मक समूह है, इसको प्रतिस्थापी मानकर नाम लिखते हैं हम। क्या मानकर नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी। ठीक है, जैसे देखिए CH3OCH3। अब इसका नाम लिखना है ना, तो एक एल्किल समूह को तो ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे और उसको लिखेंगे हम एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, एल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। एल्क का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहां पे आप देखिए कि इसको यदि मैं एल्कोक्सी कहूं तो ये क्या बचेगा? एल्केन। मतलब इस पर ये किसके रूप में जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी के रूप में। अब एल के यहां पर क्या आएगी? कितने कार्बन की श्रृंखला है? एक कार्बन की, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैथोक्सी। मैथिन। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अर्थात हमने क्या माना है कि जो एल्कोक्सी समूह है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पे प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी जो है उसको पूर्व लग्न में लिखेंगे। प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न में आपने ये देखा है। ठीक है, तो मैथोक्सी मैथेन। IUPAC पद्धति में ईथर को क्या कहते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो इसको क्या नाम दिया? मैथोक्सी मैथेन। ऐसे ही देखो CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें एक एल्किल समूह को तो एल्कोक्सी कहेंगे। अब एल्कोक्सी माना कि हम इसको कहें एल्कोक्सी, तो अभी कितने कार्बन की श्रृंखला? 2। तो मतलब एथ प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी एथेन।
कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं। अब सुनो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ईथर कुछ ऐसा हो, कैसा? CH3O CH2 CH3। अगर ईथर कैसा है? असममित है। मैं असममित मतलब ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी हों, तो किसको तो हम एल्कोक्सी कहेंगे और किसको एल्केन कहेंगे। तो मैं आपको बताऊं, प्रतिस्थापी युक्त एल्केन का नामकरण आपने पढ़ा है। तो एल्केन का जब नामकरण करते हैं तो मुख्य श्रृंखला किसको मानते हैं? बड़ी श्रृंखला को। तो यहां पर एल्कोक्सी को हम क्या मान रहे हैं? प्रतिस्थापी। एल्कोक्सी को क्या मान रहे हैं? प्रतिस्थापी। तो अगर ईथर असममित है तो छोटे समूह को, छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी कहते हैं। छोटे का मतलब यहां पे कितने कार्बन? 2। यहां पे कितने कार्बन? 1। तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। और ये क्या हो जाएगा? एल्केन। तो एल्कोक्सी कैसे कहेंगे? कितने कार्बन की श्रृंखला? 1। मैथॉक्सी एथीन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मैथॉक्सी एथीन। ऐसे ही अगर आप देखोगे, देखो CH3 CH2O, इसको हम क्या कहेंगे? बोलो। एथॉक्सी प्रोपेन। तो छोटे को क्या कहेंगे? एल्कोक्सी। एथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, एक बात और देखो, नामकरण के वही नियम चलेंगे, क्रमांकन करेंगे, श्रृंखला लेंगे, इसमें सबसे पहले मुख्य श्रृंखला लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर दोनों तरफ समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सी श्रृंखला ले सकते हो, एक को एल्कोक्सी कह देंगे। और श्रृंखला यदि दोनों तरफ अलग अलग है तो मुख्य श्रृंखला क्या लेंगे? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना? तो एल्कोक्सी कौन सी हो जाएगी? छोटी श्रृंखला। ठीक है। क्रमांकन भी इसमें करना पड़ता है, क्रमांकन भी इसमें करना पड़ता है। तो क्रमांकन के बारे में आपको पता है, क्रमांकन हमेशा उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। ठीक है। तो अब मैं बताऊं आपको, अगर मैं इसमें बिल्कुल क्रमांकन करके नाम लिखूं तो इसमें बड़ी श्रृंखला कौन सी है? 3 कार्बन की है। तो मुख्य श्रृंखला कितनी होगी? ये। इसमें क्रमांकन करेंगे तो देखिए, ये एल्कोक्सी कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो आप इसका नाम 1-एथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पे 1-एथॉक्सी प्रोपेन क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगा। आप एथॉक्सी प्रोपेन बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको 1-एथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे करके आपको एग्जांपल देता रहूंगा। पहले आप एक लाइन लिख लें, हेडिंग डालें IUPAC पद्धति। लिखिए, IUPAC पद्धति में IUPAC पद्धति में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। IUPAC पद्धति में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखना, यदि ईथर असममित हो, यदि ईथर असममित हो तो छोटे एल्किल समूह को छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी, छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी तथा बड़े एल्किल समूह को एल्केन लिखते हैं। छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी तथा बड़े एल्किल समूह को एल्केन लिखते हैं। अब आप कहोगे कि छोटा बड़ा कैसे? छोटा बड़े का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसको एल्कोक्सी लिखेंगे, और जिसमें जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है उसको हम एल्केन लिखेंगे, क्योंकि दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हैं। अब हम देखिए, ईथर का जब नाम कर रहे हैं तो एक को तो हम एल्कोक्सी कह रहे हैं, एक श्रृंखला के साथ क्या जोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन, तो उसको एल्कोक्सी कह रहे हैं, दूसरी को एल्केन कह रहे हैं। अब दोनों तरफ यदि श्रृंखलाएं समान हैं
तो आप इक्को एल्कोक्सी कह दो, इक्को एल्किल कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन दोनों तरफ यदि श्रृंखलाएं अलग अलग हैं, इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर तीन कार्बन, तो ध्यान दें एल्कोक्सी कहेंगे किसको, जिसमें कार्बन की संख्या कम है। एल्केन कहेंगे किसको, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो आप पहले ये 2-3 एग्जाम्पल उतारें, फिर मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूं। ये एग्जाम्पल आप उतारें, देखिए कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक नाम और लिखता हूं मैं आपको, देखिए अब इसका नाम आप देने की कोशिश करें। 2-3 बातें आप ध्यान रखें, क्रमांकन हमेशा उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से प्रतिस्थापी या हम कहेंगे अगर क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। यहां पर हम नाम कैसे लिख रहे हैं, ईथर का नाम लिख रहे हैं, क्या होता है प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है एल्कोक्सी। प्रतिस्थापी का नाम हमेशा पूर्व लग्न में लगाते हैं, तो यहां पर एल्कोक्सी को मुख्य श्रृंखला से पहले लगाते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रमांकन हमेशा सिरे से प्रारंभ होता है, सिरे तक जाता है। ठीक है, अब इसका नाम आपने लिखा होगा, देखिए आप क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अब इसमें नाम लिखते समय पहली बात तो देखें इधर कितने कार्बन की श्रृंखला, बोलो 3 कार्बन की, इधर कितने की, बोलो 2 कार्बन की, तो इसको एथॉक्सी कहेंगे और इधर प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, आपको क्रमांकन इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो एथॉक्सी है मतलब जो ऑक्सीजन है वो कहां जुड़ा हुआ है। तो आप क्रमांकन करेंगे तो क्या क्रमांकन यहां से करेंगे क्या, नहीं। यहां से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला बीच में से हम क्रमांकन नहीं कर सकते। क्रमांकन हमेशा श्रृंखला के सिरे से किया जाता है। कोई से सिरे, 2 ही सिरे होते हैं श्रृंखला में। अब एक ये है, एक ये है। आप कह सकते हो कि गुरुजी आपके दिमाग में आ सकता है, मैंने इसलिए इसको अभी मिटाया नहीं है, कि इसमें गुरुजी आपने मध्य में से क्यों किया CH2 से। ये मध्य नहीं है, श्रृंखला के 2 ही सिरे, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इस सिरे से कौन जुड़ा हुआ है, एथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसमें पहले कार्बन से ये एथॉक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसको नंबर 1 दे दिया है। लेकिन यहां पर इसके बाद देखिए, आप कहेंगे कि हमें क्या पता सर श्रृंखला मध्य में प्रारंभ में है। देखिए यहां CH2, देखो यहां से चलें CH3 CH2 CH2, क्या इसके बाद कोई कार्बन की श्रृंखला है क्या, इसके बाद कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद सीधे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। इसका मतलब श्रृंखला यहीं समाप्त हो गई, यहां से प्रारंभ हुई यहां तक, या यहां से प्रारंभ हुई यहां तक, ये पूरी श्रृंखला है। ठीक है ना, तो मध्य में नहीं है। अब यहां पे आप देखें कि सिरा ये है, यहां से श्रृंखला को प्रारंभ करें CH3 CH, अब इससे क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, तो श्रृंखला यहां तक जाएगी। ठीक है ना, तो आपको क्रमांकन या तो यहां से करना पड़ेगा या क्रमांकन यहां से करना पड़ेगा। तो क्रमांकन देखिए, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। मैंने यहां इसीलिए आप क्रमांकन के लिखा था कि 1-एथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि यहां पर नाम दोनों में श्रृंखला लगभग सेम है, केवल स्थिति इसमें क्या चेंज है आप देख सकते हो, इन दोनों में स्थिति समावयवता है। यहां पर एथॉक्सी कौन से नंबर पर, 1 पर, और यहां पर कौन से नंबर पर, बोलो 2 पर, ध्यान से नहीं। तो क्या नाम होगा, अब 2। अब दूसरे नंबर का कार्बन है, इस पर यह पूरा समूह उपस्थित है, और इसका पूरे का नाम क्या है, बोलो इस पूरे का नाम क्या है, इस पूरे का नाम है एथॉक्सी। कौन से कार्बन पर, बोलो 2 नंबर पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-एथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा और देखो एग्जांपल, देखिए ये देखो, तो यहां पर देखो इधर तो 1 कार्बन की श्रृंखला,
इधर ये बेंजीन बोले कितने कार्बन की, बोलो 6 कार्बन की। तो छोटी कौन, ये, बड़ी कौन, ये। अब नाम कैसे लिखेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। देखिए अगर अब इसको तुम क्या कहेंगे, मैथॉक्सी। भाई छोटे के साथ ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा, मैथॉक्सी। मैथॉक्सी, और मैथॉक्सी किस पे जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है, तो क्या कह देंगे, बेंजीन। आप गलत दिमाग में टेंशन तनाव मतलब ना, इसको कुछ बच्चे क्या है, कभी वो कहते हैं कि सर फेनिल है, फेनिल नहीं, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में तो इसका पूर्ण नाम लिखा जाएगा ना, मूलक थोड़ी लिखा जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं इसका नाम क्या है, मैथिल बेंजीन, भाई मैथिल बेंजीन, तो ऐसे इसका मैथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार देखो एक नाम और देखिए, एक क्या और कई नाम देखते हैं अभी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो आप रटना नहीं है, आपको समझ समझ के नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको एक बात कही है, ईथर का जो नामकरण हम प्रतिस्थापी मानकर करते हैं। प्रतिस्थापी मानकर क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापी का ही पूर्वलंग लगता है मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। अब देखो ये बड़ी और ये छोटी, इसको क्या कहेंगे, एथॉक्सी। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल उतारे, फिर आगे चलते हैं अपन। इसके बाद देखो फिर एक नाम और लिखते हैं अपन, अब देखो बेंजीन वाले को हम C6H5 भी लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, C6H5 ऐसे। ठीक है, देखो ये तो पूरी हमने इसका पूरा सूत्र ये बनाया, संघनित सूत्र क्या लिखेंगे, C6H5O CH2 का होल 5 CH3। इसका नाम देखिए क्या होगा, अब इसका नाम देखेंगे, इधर कितने कार्बन की श्रृंखला, 6, इधर कितने कार्बन की, 1 2 और 5, 7 कार्बन की श्रृंखला सीधी। ठीक है, अब छोटे को क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। अब ये तो क्या होगा, एल्केन। एल्केन कितने कार्बन की होगी, 7, तो इसको तो नाम क्या होगा, हेप्टेन। अब इससे इसको हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी लिखने के लिए इसका क्या नाम होगा, बोलो, मूलक क्या होगा, फेनिल, तो इसका नाम क्या होगा, फिनॉक्सी। फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन उतारे हैं। देखो अब इसका नाम देना है, ऑक्सीजन से इधर 1 2 3 4 5 कितने कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है, 5, और इधर कितने की है, बोलो 6। ठीक है ना, अब इसको हम एल्कोक्सी कहेंगे, ध्यान से सुने, ये पूरा समूह कौन है, एल्कोक्सी, है ना। अब आपको पता है अगर एल्कोक्सी जो श्रृंखला है उसमें भी यदि प्रतिस्थापी हो तो आप देख सकते हैं कैसे, कि अब देखिए इसमें भी प्रतिस्थापी है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की श्रृंखला तो सीधी है, तीसरे नंबर पर मैथिल है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, ब्यूटॉक्सी हो गया। लेकिन ब्यूटॉक्सी से पहले कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है, मैथिल,
तो इसको लास्ट में तो बेंजीन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुख्य श्रृंखला यहां पर क्या है? बड़ी बेंजीन है। तो क्या लिखेंगे? 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। बात समझ में आई? पुनः देखें, एल्कोक्सी किसे कहेंगे? छोटे को। ये 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको एल्कोक्सी, ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। लेकिन एल्कोक्सी कहने से पहले भी इसमें श्रृंखला कैसी है? शाखित है। तो आपको पता है किसी भी श्रृंखला में यदि प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी जौन सी स्थिति पर होता है और जिस श्रृंखला में होता है उस श्रृंखला से पहले क्रमांक सहित लिखते हैं। तो इसमें हम क्रमांकन करेंगे। देखो यहां से 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर कौन है? मैथिल। तो 3 मैथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये लिखें आप। इसके बाद फिर एक एग्जांपल, अब देखो ये बेंजीन है और इस पर 2 क्रियात्मक समूह आपके जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं 2 प्रतिस्थापी आपके जुड़े हुए हैं, क्योंकि NO2 को भी हम प्रतिस्थापी मानकर नाम लिखते हैं, नाइट्रो। और ये कौन है बोलो? आपको पता है ईथर में छोटे को एल्कोक्सी, तो ये तो हो गया कौन? एथॉक्सी। ये क्या हो गया? एथॉक्सी। और ये क्या हो गया? नाइट्रो। अब ये दोनों किस पर जुड़े हुए हैं बोलो? बेंजीन पर। तो मुख्य श्रृंखला कौन हुई? बेंजीन। किस पर जुड़े हुए हैं दोनों? बेंजीन पर। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी हुई? बेंजीन। ठीक है ना। अब लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि यहां पे सर हम किसको प्रायोरिटी किसको दें? तो आपको पता है अगर हम प्रतिस्थापी के रूप में नाम लिख रहे हैं और फिर देखो ये भी, इसको भी हम प्रतिस्थापी मान रहे हैं, इसको भी प्रतिस्थापी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इनको हमेशा पूर्व लिंग लगते हैं। एल्कोक्सी का भी पूर्व लिंग लगता है और नाइट्रो का भी पूर्व लिंग लगता है। और अगर ये दोनों के दोनों या इससे अधिक एक ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हैं तो इनको प्रायोरिटी जो दी जाती है, क्योंकि दोनों ही प्रतिस्थापी मान लिए हमने, तो प्रायोरिटी किसके अनुसार देंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। कैसे? इधर E4 एथॉक्सी और N4 नाइट्रो। तो किसको कम अंक मिलना चाहिए? इथॉक्सी को। तो कैसे करेंगे क्रमांकन? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो नाम कैसे लिखेंगे? 1 एथॉक्सी, 2 नाइट्रो बेंजीन। 1 एथॉक्सी, 2 नाइट्रो बेंजीन। ये लिखें आप। अच्छा, एक और देखें। बेंजीन, इस पर ये जुड़ा हुआ है कौन? CH2 CH3 CH3 CH3। अब कैसे क्रमांकन करें? क्योंकि यहाँ पे तो गुरुजी हो सकता है कि ये एल्कोक्सी भी क्या है? क्रियात्मक समूह है। नाइट्रो भी क्या है? क्रियात्मक समूह है। अब गुरुजी यहाँ पे देखो ये तो एथॉक्सी है, एल्कोक्सी मतलब एथॉक्सी कह रहे हैं, तो ये तो ईथर का क्रियात्मक समूह, या मैथिल ये प्रतिस्थापी है। तो इसको नंबर 1 दें या इसको नंबर 1 दें, है ना। आपको फिर मैं क्या कह रहा हूँ, ईथर का जब IPSC पद्धति में नामकरण करते हैं तो इसको एल्कोक्सी समूह को प्रतिस्थापी मानकर नाम लिखते हैं। एल्कोक्सी समूह को क्या मानकर? प्रतिस्थापी मानकर नाम लिखते हैं। इसका मतलब अब पहली बात तो ये तो फिक्स हो गया कि ये तो मुख्य श्रृंखला होगी बड़ी। ये कौन होगी बोलो? ये प्रतिस्थापी होगा। और ये दोनों भी कौन है बोलो? प्रतिस्थापी। तो अब 3 प्रतिस्थापी हो गए। ठीक है, अब क्रमांकन करें। तो क्रमांकन में आप देखो कि बेंजीन वलय पर आपने चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में न्यूनतम योग का नियम आपने पढ़ा है। ठीक है,
मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में शायद बताया था, वो 11th में तो है ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको बताया था। न्यूनतम योग का नियम क्या कहता है, यदि चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में 3 या 3 से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो क्रमांकन हमेशा उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम आए। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूं, कुछ बच्चे क्या है कि देखो इसका नाम क्या है एथॉक्सी प्रतिस्थापी का, और इसका नाम क्या है मैथिल, इसका नाम भी क्या है बोलो मैथिल। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ाहट में, अरे दो प्रतिस्थापी है, ये मैथिल है और ये कौन है एथॉक्सी है, तो अंग्रेजी वर्णमाला लगा दिया, इसको नंबर 1 दे दिया। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो ध्यान सुने कि नंबर 1 पे कौन एथॉक्सी, नंबर 2 पे कौन मैथिल और नंबर 2 पे कौन मैथिल, तो योग कितना आ गया 5। अगर मैं इस प्रकार से क्रमांकन करता हूं, और यदि क्रमांकन इस प्रकार से किया जाए 1 2 3 4 5 6, तो देखो नंबर 1 पे कौन मैथिल, नंबर 1 पे कौन मैथिल और नंबर 2 पे कौन एथिल, तो 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, तो अब क्रमांकन किधर से करोगे बोलो, किसको नंबर 1 दोगे, तो हमें देखिए रटना नहीं है, वैसे भी हमारा दिमाग में होना चाहिए कि प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, तो क्रमांकन इनको हम नंबर 1 देंगे, इनको हम क्या देंगे नंबर 1 देंगे। तो क्रमांकन कैसे करेंगे देखिए, तो क्रमांकन कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए क्रमांकन कर दिया, अब नाम लिखने का तरीका क्या है कि प्रतिस्थापी 3 हैं, 2 या 2 से अधिक हों, अलग अलग हों, तो उनको नाम कैसे लिखते हैं, उनको नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। तो पहले किसका नाम लिखेंगे एथॉक्सी का, कौन से नंबर पे बोलो 2 पे, तो 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मैथिल बेंजीन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है क्या, एक बार आप ये देख लें समझ लें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है, इसके अलावा 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको। देखो अब सुनो, ये तो 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई, इधर ये एक कार्बन की, इधर ही एक कार्बन की, तो आपको पता है इसमें क्या करेंगे, छोटी श्रृंखला को एल्कोक्सी कहेंगे, तो इसको मैथॉक्सी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मैथॉक्सी कहेंगे। तो मुख्य श्रृंखला कौन हो गई एथेन, एथेन हो गई। अब क्रमांकन इसमें करना पड़ेगा, ये मैथॉक्सी भाई किधर से भी कर दो आप 1 2, ये मैथॉक्सी कौन से नंबर कार्बन पर 1 पर, और ये मैथॉक्सी 2 पर, तो नाम कैसे लिखेंगे इसको 1,2 डाई मैथॉक्सी एथेन, मैथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या होगा देखो, बहुत सिंपल है, ओ किसके साथ जाएगा CH3 के साथ, तो मैथॉक्सी होगा।
मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी 3 कार्बन की, तो क्रमांकन करना पड़ेगा। किधर से करोगे बोलो, अभी थोड़ी देर बताया था पहले, सिरे से करेंगे या तो यहाँ से या यहाँ से। 1 2 3, तो 2 पे कौन है ये मेथॉक्सी, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया, लिख लो। बात समझ में आई बेटा। आईयूपीएसी पद्धति में ईथरों को एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। दूसरी बात, ईथर को हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है और एल्कोक्सी समूह को प्रतिस्थापी मानकर नाम दिया जाता है। एल्कोक्सी समूह को क्या मानकर, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी नाम करना मानकर नाम दिया जाता है, तभी तो उसका पूर्वलंग लगता है। और पूर्वलंग लगेगा, प्रतिस्थापी होगा, तो अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी होंगे तो उसको हम प्रतिस्थापी के नियम के अनुसार ही क्रमांकन करेंगे, नामकरण करेंगे, नाम लिखेंगे। उसके आधार पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए। इसके बाद देखिए, आप हेडिंग डालें, ये नामकरण हुआ, 2 पद्धतियाँ हो गई, रूट पद्धति और आईपीएसी पद्धति। इसके बाद हेडिंग डालें, ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि। देखिए, ईथर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली विधि नंबर 1, हेडिंग डालो, एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपको कुछ कहा था कि टेम्परेचर, अगर एल्कोहल है और उसको यदि 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन। और यदि 573 केल्विन ताप पर सी उत्प्रेरक पर से इसको प्रभावित करते हैं या सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ठीक है। अब तीसरी अभिक्रिया है, यहां पर मैंने डाला है ईथर बनाने की विधि में एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। अगर एल्कोहलों को, किसको, एल्कोहलों को 413 केल्विन ताप पर, कितने पर, 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो निर्जलीकरण होता है, जल के अणु का निष्कासन होता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, जल के अणु का निष्कासन। निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बोलो, ईथर का निर्माण होता है। समझ में आ गया। अगर एल्कोहल है, सांद्र H2SO4 443 केल्विन ताप, तो एल्कीन। एल्कोहल 573 केल्विन ताप, सी उत्प्रेरक, तो एल्डिहाइड या कीटोन। एल्कोहल सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर 413, तो ईथर। ठीक है ना। बनता कैसे है, इधर देखिए। तो ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं और अपक्रियाएं ये आती भी हैं। इधर देखिए, CH3
CH2OH, CH3 CH2OH, एल्कोहल की वाष्प को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो जल के अणु का क्या होगा, निष्कासन, और देखो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम आप लिख सकते हैं क्या, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, अभिक्रिया कैसे होती है ये हम आपको इसकी क्रिया विधि में अभी बताएंगे। ठीक है, लिखे पहले आप, हेडिंग डालो एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। लिखिए जब एल्कोहलों की वाष्प को जब एल्कोहलों की वाष्प को 413 केल्विन ताप पर केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण होता है। निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण होता है। अगर यहां पर ध्यान दें, अगर यहां पर टेम्परेचर 443 कर देंगे तो एल्कीन बनेगा, ध्यान रखना। प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं होगी, उस टाइम पर कौन सी होगी, विलोपन अपक्रिया होगी। तो ईथर का निर्माण होता है, ये अपक्रिया आप उतार लें। पुनः देखें, एल्कोहल को गर्म करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर, जल के अणु का निष्कासन होता है, ईथर का निर्माण होता है। किस प्रकार से हुआ, ये कैसे जल का अणु बाहर निकला, तो ये इसकी हेडिंग डाल लो, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, क्रियाविधि में क्रियाविधि तो एल्कोहल को गर्म किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपको पता है सबसे पहले तो उत्प्रेरक की H2SO4 जो है वो आयनित होगा, किसके रूप में आयनित होगा, H+ और HSO4-। ठीक है, अब ये कौन है, एथेनॉल। एल्कोहल पर ध्यान से सुने, प्रोटॉन का क्या होगा, आक्रमण होगा। कहां पर आक्रमण होगा, अब तो आप दूसरी या तीसरी चौथी क्रियाविधि है, माना कि आपने 11वीं में क्रियाविधि नहीं पढ़ी है जबकि 11वीं में है, तो 11वीं के अनुसार तो छठी सातवीं क्रियाविधि आपके पास है, 7वीं 8वीं, पर यहाँ पर भी आप पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है ये प्रोटॉन कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, बोलो, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। ठीक है ना,
तो ये इस पर जब आक्रमण करेगा CH3 CH2OH, जैसे इसने इसके साथ बंध बनाया, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई जाएगा धनावेश। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनित एल्कोहल, ठीक है ना, प्रोटोनित एल्कोहल। अब इसमें ये जो प्रोटोनित एल्कोहल है ना, क्योंकि ये SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, अभिक्रिया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अभी हम उनके बारे में आपको बताएंगे। दो प्रकार की अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की, एक तो SN1 और एक है SN2, ठीक है ना। उसकी क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है तो ये हम आपको बताएंगे। तो यहां पर ये अब एल्कोहल का दूसरा अणु है, ध्यान से सुने, एल्कोहल पर ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन पर क्या है, धनावेश है। तो आपको पता है किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु पर, मैं कहूं किसी भी परमाणु पर कोई भी आवेश क्या होता है, अस्थायी। वो अपने आवेश को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। स्पेशली अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है तो उस पर ऋणावेश तो और ज्यादा अस्थायी है, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस C और O के मध्य के बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। जब ये ले लेगा तो ये तो किसके रूप में निकलेगा, बोलो, H2O के रूप में, ठीक है ना। अब इस पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो एल्कोहल का जो दूसरा अणु है उस पर कौन है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। पुनः समझें, प्रोटोनित एल्कोहल जो है, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के मध्य के जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उनको लेकर किसके रूप में निकल जाएगा, H2O के रूप में। जब ये बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, धनावेश। इसमें क्या है कि इसका बैक साइड से अटैक होता है, ध्यान से सुने। मैं अभी आपको एक क्रियाविधि बताऊंगा अभी इसमें, इसी चैप्टर में, ठीक है। तो H2O बाहर निकल जाता है, लेकिन इस पर कौन है, लोन पेयर। ये लोन पेयर कहाँ आक्रमण करते हैं, इस CH2 प्लस पर, और देखो ये जुड़ जाता है CH3 CH2O CH2 CH3, और ये ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पर धनावेश है, क्या होगा, CH3 CH2O CH2 CH3H। अब H2 बाहर निकल गया, निर्जलीकरण। यहां से इस ऑक्सीजन पर धनावेश से इसको सहन करवाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या करेंगे, यहां से प्रोटॉन को निकाल देंगे। प्रोटॉन किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में, और देखो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर। ये प्रोटॉन जो है HSO4 के साथ मिलकर पुनः H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। मेन क्रियाविधि है, ये पद है, इसमें एक ही पद है। एक्चुअल में क्या है, ये एल्कोहल का अणु आएगा, इस पर बैक साइड से अटैक करेगा। ये क्रियाविधि मैं आपको अभी बताऊंगा और समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाविधि है SN2, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। सबसे पहले H2SO4 आयनित होगा H प्लस HSO4 माइनस में। दूसरे पद में एल्कोहल पर जो प्रोटॉन है वो आक्रमण करेगा, इस पर लोन पेयर है, जुड़ेगा तो प्रोटॉन पर प्रोटॉन जुड़ा एल्कोहल पर, तो इसको क्या कहा, प्रोटोनित एल्कोहल। ये तुरंत क्या करेगा, जल के अणु का निष्कासन करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो धनावेशित ऑक्सीजन है CO के बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी, लेकिन उसी टाइम एल्कोहल के दूसरे अणु में जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पर, वो इसको दे दी जाएंगे। ये मध्यवर्ती बनेगा, ये प्रोटॉन त्याग कर ईथर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बना, ईथर। तो ये क्रियाविधि आप एक बार लिख लें।
क्रियाविधि आप लिख लें एक बार। दस मिनट लिख लिया बेटा। 10 मिनट ओनली हो जाएगा तब। अब देखो, तो एल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे ना तो ईथर बनेगा, और 443 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो एल्कीन बनेगा। 443 केल्विन ताप पर तो विलोपन अपक्रिया होगी, उसकी क्रियाविधि हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। और 413 पे यदि हम गर्म करेंगे तो प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, एक समूह दूसरे को प्रतिस्थापित इसमें करेगा, H2 बाहर निकलेगा। इसमें एक दो पॉइंट आप लिख लें एरो लगा के। एक दो पॉइंट आप लिखें। लिखो, उपर्युक्त अपक्रिया SN2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। SN2 ब्रैकेट में लिखना, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखें, इस अभिक्रिया द्वारा केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त, केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथरों का निर्माण होता है। द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर का निर्माण नहीं होता है। कारण भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूहयुक्त ईथर का निर्माण नहीं होता है क्योंकि द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल समूहयुक्त, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल समूहयुक्त एल्कोहल प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन अभिक्रिया ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन अभिक्रिया अधिक प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट एरो लगा के लिखें, इस अभिक्रिया द्वारा असममित ईथर का निर्माण नहीं होता है। असममित ईथर का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। लिखिए, एरो लगा के एक पॉइंट और लिख लें आप यहीं पर। डाईएथिल ईथर का पहले समय में
उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था, निश्चेतक के रूप में किया जाता था। लेकिन ये अधिक प्रभावी नहीं होता है, अतः आजकल इसका उपयोग कम होने लगा है। अब देखिए, मैं आपको बनाने की विधि अभी एक मैंने आपको करवाई, उससे पहले मैं आपको कुछ एक क्रियाविधि आपको समझाना चाहूँगा। 11th में जो हमने पढ़ी हैं, 12th में भी हैं, इस चैप्टर में कम है, एक नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा है, लेकिन उनको समझाने के बाद ही आपको ये बनाने की विधि, 2 विधि हैं, वो आपको समझ में आएंगी। तो नाभिक, 10 मिनट में उसको समझेंगे हम। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब नाम से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगना चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसका मतलब अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक नाभिक स्नेही आएगा और दूसरा नाभिक स्नेही जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि माना RX और ROH, ठीक है, यह यहां पर कोई भी समूह है बाई, और इस प्रकार से टूटे माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्या होगा, ये कौन है, ये नाभिक स्नेही है, ये कौन है, ये नाभिक स्नेही है, ठीक है। और यहां पर आप और कुछ समूह जोड़ सकते हो, जैसे माना कि H जोड़ दो, नहीं तो एक जैसा दिखेगा आपको। तो क्या होगा, देखिए, ये नाभिक स्नेही तो इसके पास चला जाए और ये नाभिक स्नेही इसके पास आ जाए, उत्पाद क्या बनेगा, R/+ HX। तो क्या हुआ है, यहां पर एक नाभिक स्नेही गया और दूसरा आया, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। 2 क्रियाविधि हैं इसकी, उनको हम, 2 कौन कौन सी क्रियाविधि हैं, क्या नाम है, उनको हम अभी बताते हैं आपको। एक को अभी बता देते हैं और एक को आपको हम कल बता पाएंगे शायद, क्योंकि आज क्लास में इतना ही टाइम हमारे पास बचेगा। ये 2 प्रकार से संपन्न होती हैं क्रियाविधि, एक तो है SN1 और दूसरी है SN2। इसको कहते हैं एक अणुक द्विपद प्रक्रम, ठीक है। और SN2 क्रियाविधि को हम कहते हैं द्विअणुक एक पद प्रक्रम, ठीक है। एक अणुक द्विपद प्रक्रम, द्विअणुक एक पद प्रक्रम, SN1 और SN2, ठीक है। उससे पहले मैं आपको 1-2 बातें और बताऊं जो हमने 11th में पढ़ी हैं। अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है ना, वो धीमी गति का पद होता है, स्लो स्टेप होता है, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तीव्र गति का पद कभी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए, ये हमको अगले चैप्टर में भी पढ़नी है पूरी, यहाँ पे इस चैप्टर में ईथर में नहीं है, ईथर में केवल SN2 है, ठीक है ना। अगले चैप्टर में आपको SN1 भी पढ़नी है, SN2 भी पढ़नी है, लेकिन SN2 आपको तब समझ में आएगी जब आपको SN1 के बारे में थोड़ा सा पता होगा। तो मैं आपको SN1 के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर SN2 के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इसमें अप्लाई करेंगे ईथर बनाने की विधि में SN2 क्रियाविधि का। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझाता हूँ आपको। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ, अच्छा, ये अपक्रिया आपको याद होगी, ये अपक्रिया एल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ी है हमने। एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ कराएं, जलीय NaOH के साथ कराएं, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं, तो एल्कोहल बनता है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं, जैसे देखिए मैं बताऊं आपको, एल्किल हैलाइड प्लस KOH और ये बनेगा हमारा
KXROH। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है ना, दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न कैसे होती है? क्योंकि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कार्बन के प्रकार के आधार पर। कार्बन के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। कार्बन के कितने प्रकार? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उस और चतुष्क। ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। और एल्किल हैलाइड देखिए, मैं आपको बता दूं, हैलोजन यहां पर X बराबर यहां पर क्या है? FCl Br I, कोई भी समूह हो सकता है। मैं एग्जांपल आपको दूं, CH2Cl R। तो ये अगर हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, जैसे एल्कोहलों के प्रकार पढ़े आपने, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, उसी प्रकार ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यदि हैलोजन समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, ये द्वितीयक कार्बन है, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और हैलोजन समूह यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनकी क्रिया हम जलीय KOH के साथ करवाएंगे तो एल्कोहल बनेगा। लेकिन कौन से एल्किल हैलाइड SN1 क्रियाविधि द्वारा उत्पाद देंगे और कौन से SN2 क्रियाविधि द्वारा उत्पाद देंगे, ये इनकी क्रियाविधि हम पढ़ने पर हम आपको बताएंगे। ये क्रियाविधि SN1 और SN2 हम आपको कल ही बता पाएंगे, क्योंकि आज का हमारा क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है बेटा, और इसके बाद आप जो आज पढ़ाया गया उसको आप पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछें, थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ें। बुक में जो क्वेश्चन है उनको आप करिए। आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चनों को आप करिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, थैंक यू।